नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा जनपद की ग्राम पंचायत दिघावन में जो है सरकारी तालाब पर पिछले 10 सालों से कब्जा होने का मामला सामने आया है। ग्रामीण का आरोप है कि स्थानीय दबंग तुलसीराम ने तालाब को खेत में बदल दिया है और लगातार खेती कर रहा है, जबकि तालाब मछली पालन और सिंघाड़ा खेती के लिए पंचायत से लीज पर लिया गया था। लेकिन आज वह पूरी तरह से कृषि भूमि बन चुका है और ऐसे में जो है ग्रामीणों ने तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए पंचायत, तहसीलदार और कलेक्टर तक शिकायत की, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही आपको बता दें कि कभी गांव का जलस्रोत रहा यह तालाब आज पूरी तरह गायब हो गया है। ये बहुत पुराना तालाब है, पुराने समय से देखते चले आ रहे हैं, ऐसा ही है। और 14 एकड़ कुछ ऐसा कुछ है राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार। और तालाब जो कि पानी भराव के लिए अभी ये तुलसीराम जी लोधी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मेरा भूरा नाम जी। कहाँ के रहने वाले हैं? दिघावन। कितने वर्ष हो गए रहते हुए आपके? हमको रहते हुए हो गए जी 36। जगह पे खड़े यहाँ आज खेत अभी क्या होता था? यहाँ होती थी जी, यहाँ पानी भराता था, तालाब था पूरा। और सूखने के बाद थोड़ा निकलता, ग्राउंड में मोटे मोटे खेलते थे, वो ढोर भी चढ़ते थे। तो ये सब मतलब पूरा यही काम चलता रहता। धोबी मतलब दोनों कपड़े आते थे। तो ये सब बंद दोनों गांव के, मतलब पानी की व्यवस्था पूरे गांव के लिए थी? पूरी गोरे दो ही गांव के लिए। हमारा नाम राजेंद्र सिंह बंडैया थाला। यह है जी, हमारे मवेशी पानी नहीं मिल रहा है उनको पीने के लिए। चरवे भी कुछ नहीं है, चरत रेत थे। अब स्थिति जब नहीं, आप खुद देख रहे हैं, खेती किसानी दमंगों ने कर दी है। किस वजह से है ये? दमंगता से, ये गुंडागिर्दी। कितने साल हो गए? 15 साल, 14-15 साल जब से कब्जा है। कोई कुछ नहीं, आवाज नहीं उठा? अरे आवाज उठाते हैं तो मोट उड़ दें। मतलब आपको डरा रहे हैं, हम घबरा रहे हैं। अभी धक धका रहा हो सीना। सर ये कहानी है, ये है पुरातत्व विभाग की ये जमीन है। पुरातत्व विभाग सबसे ज्यादा फोकस करता है तालाब, नदी, कुएं, बावड़ी इन सब पे। लेकिन ये हमारे ग्राम पंचायत दिघावन का तालाब है, जिसपे तुलसीराम धनोलिया, बल्दियत फूल सिंह धनोलिया, जो कि विगत 12 वर्षों से कब्जा किए हुए है। और यहाँ पर वो 3-3 फसलें लेता है और यहाँ पे ट्यूबवेल भी करवाए हुए हैं उसने 2-2, और फिर तार फेंसिंग भी करवाई है। कितनी एकड़ जमीन है ये? 14 एकड़ 59 डिसमिल जमीन है। ये बताइए, इतनी पंचवैसी निकल गई, लेकिन इसके बाद भी लोग दबे क्यों? नहीं, इसमें क्या है, जो आतंक ये तो है। पवैया जी के पहले जो सरपंच थे, ग्राम पंचायत पवैया जी के सरपंच जो थे, वो कुबेर सिंह तिलोंदिया थे। पूरा मामला ये है, जैसे सन 62-63 में बना हुआ था, जब से मतलब कहते थे फर्स्ट क्लास तालाब था, गहरीकरण भी था। और कुछ टाइम पहले मतलब कहते थे इसमें मतलब कहते थे भाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब से ये प्लेन सा हो गया है, पानी भी नहीं रहने दिया। मतलब कहते थे कहीं इसकी मतलब कहते थे जो पानी का निकास था उसको भी फोड़ दिया है, तो इसका पानी निकल जाता है। और इसमें मतलब कहते थे काश्तकारी कर रहे। जिस ग्राम पंचायत के सरपंच है, आपने शिकायत की है तो क्या कहाँ शिकायत की? नहीं, शिकायत मतलब कहते थे कलेक्टर साहब को किया था, SDM साहब को किया था और तहसीलदार साहब को। क्या हुआ शिकायत के बाद? नहीं, शिकायत के बाद फिर तो जानकारी नहीं है। मेरे को जानकारी हुई है कि मतलब कहा कि तहसीलदार ने नोटिस दिया है उनके लिए। जिस आदमी ने कब्जा किया उसका क्या नाम है? उसका नाम तुलसीराम। कितने वर्षों से कब्जा है उसका? उसका कब्जा जी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले से ही मतलब पाके सरपंच हुआ हूँ। पहले तो जो सुनते थे कि मछली पालन ग्राम से पट्टा लिया, फिर तालाब पे कब्जा। कभी मछली नहीं है। जिसने कब्जा किया उसका क्या नाम है? तुलसीराम। बाद में कब्जा कर लिया है जी। आपने कितने वर्षों से कब्जा देखा है आपसे यहाँ के चौकी? 10-12 साल तो हो गए लगभग। 10-12 साल जी। कभी अधिकारियों ने नहीं पूछा आपसे? नहीं, हर साल पटवारी जी रिपोर्ट बना के दी था अतिक्रमण की, और अभी बना के दी 28 तारीख की पेशी है। तालाब पर कब्जा, खेत में जलस्रोत हुआ करता था कभी ये तालाब तो गांव के लिए, लेकिन आज ये तालाब पूरी तरीके से अवैध कब्जे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 10 साल से जारी अतिक्रमण, प्रशासन उस पर कार्रवाई लगातार नहीं की जा रही है। उसको लेकर लगातार ग्रामीणों में आक्रोश पनपा हुआ है। ग्रामीण
लगातार जो है इसके खिलाफ जो है आवाज उठाते हुए भी नजर आते हैं, शिकायत करते हुए भी कलेक्टर तहसीलदार जो है के समक्ष जो है उन्होंने कई बार जो है अपनी शिकायत यहां पर रखी है, लेकिन उस बावजूद उसके अभी तक इसका कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। सरकार की जल संरक्षण योजनाओं को किस तरीके से पलीता दिखाया जाता है और किस तरीके से दरकिनार किया जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए लगातार आवाज उठाते नजर आते हैं। तालाब पर किस तरीके से कब्जा किया हुआ है वो भी देखा आपने कि किस तरीके से ग्रामीण जो है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार गुहार और लगातार जो है शिकायतों के माध्यम से आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा में नेशनल हाईवे 45 पर दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि खिरिया टोल के पास 500 मीटर की दूरी पर एक ट्रक ने सड़क पर बैठी 7 गायों को कुचल दिया, जिसमें 4 की मौके पर मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि सड़क पर आवारा मवेशियों की मौजूदगी के कारण आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। सवाल उठता है कि जब कलेक्टर ने सड़क से मवेशी हटाने के निर्देश दिए थे तो फिर उनका पालन क्यों नहीं हुआ? क्या प्रशासन की लापरवाही या मवेशी मालिकों की जिम्मेदारी से बचना इन दुर्घटनाओं का कारण है? तो वहीं टोल वसूली के बावजूद हाईवे पर सुरक्षा इंतजाम न होना अब जनता के गुस्से का कारण बन गया है। उधर बुरहानपुर में डीएफओ विद्याभूषण सिंह ने शाहपुर वन क्षेत्र के भावसा चौकी क्षेत्र में नियमों की अवहेलना करने पर वन चौकी प्रभारी योगेश महाजन और वनपाल नारायण पाटिल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब पिछले महीने अधिकारियों ने बीट 421 और 422 का निरीक्षण किया और पाया कि यहां निर्माण कार्य नहीं हुआ था, जबकि फर्जी बिल लगाकर 1,57,415 रुपए निकाल लिए गए थे। डीएफओ ने तुरंत इस मामले की जांच के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया। बुरहानपुर में वन विभाग की भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। शाहपुर वन परिक्षेत्र के भावसा चौकी में कार्य के प्रति लापरवाही और फर्जी बिल लगाकर 1,57,000 रुपए निकालने का मामला सामने आया है। अधिकारी द्वारा जांच में पाया गया जगह पर कार्य नजर नहीं आया, कार्य में लापरवाही सामने आई है। इसमें कार्रवाई करते हुए भावसा चौकी प्रभारी योगेश महाजन और वनपाल नारायण पाटिल पर कार्रवाई करते हुए दोनों को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, डीएफओ की इस बड़ी कार्रवाई में हड़कंप मच गया। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए मनोज गवांदे, बुरहानपुर। राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा में कोल्ड्रिफ दवा से कई बच्चों की जान चली गई। 2 सितंबर से लगातार हालत बिगड़ती गई, लेकिन 2 अक्टूबर को स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया और दवा को क्लीन चिट दी। क्या स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? दिग्विजय सिंह ने सरकार से पूछे सवाल, क्या प्रभारी मंत्री जिला कलेक्टर ने कभी बैठक की? 2 सितंबर को पहली मौत हुई, 1 महीना सरकार को समझने में क्यों लगा? आदरणीय साथियों, 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और यह नहीं है, इसके बारे में
दिसंबर 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में बनी डायथिलीन ग्लाइकॉल डीईजी का DOK-1 मैक्स जो मैरियन बायोटेक के कारण समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे। उधर अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता मनमोहन ताम्रकार पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने बीजेपी नेता को बुरी तरह घायल कर 4 पहिया वाहन से मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तो वहीं बता दें आपको कि जानकारी के मुताबिक यह वारदात शुक्रवार की देर रात को कोतमा बस स्टैंड चौराहे पर हुई, जहां पर दीप शुक्ला नामक युवक और एक अन्य साथी ने बीजेपी नेता मनमोहन ताम्रकार के साथ खुलेआम मारपीट की। हमले में गंभीर रूप से घायल मनमोहन ताम्रकार को कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। राजकुमार शुक्ला कोई कांग्रेस का नेता है, उसका लड़का। शायद पहले तो आप अपने दवाई गिरवाइए। नाम दीप शुक्ला है। दीप शुक्ला के साथ 1-2 लोग और थे। उससे मेरे को, मैं घर जा रहा था अपने पेट्रोल पंप से, जानलेवा हमला किया गया। मेरी गाड़ी की चाबी और फोन भी ले गया है। मैं निवेदन करता हूँ इस तरीके की अराजकता क्षेत्र में ना हो। जो कोई एक समाज सेवी व्यक्ति हो, समाज के लिए दिन रात प्रयत्न करता हो, अच्छा समाज के लिए होने के लिए, समाज का उत्थान होने के लिए, इस तरीके का रिजल्ट उसके लिए अच्छा नहीं है इस विधानसभा में। आज रात करीब 11:15 का घटनाक्रम है। कोतमा निवासी मनमोहन ताम्रकार हैं जो अपने पेट्रोल पंप से घर के लिए लौट रहे थे। बस स्टैंड के पास करीब 11:15 बजे एक थार गाड़ी से दीप शुक्ला नाम का व्यक्ति जो अपराधी प्रवृत्ति का है वो आया और गाड़ी रोक करके, और इनसे पहले कुछ पुरानी रंजिश थी, उससे कुछ कहा सुनी करी और बाद में लोहे की रॉड से इन पर हमला किया। साथ में उसका एक अन्य साथी भी था जिसका नाम ये नहीं जानते हैं हम, और इस तरह से इनको प्राणघातक चोटें पहुंचाई हैं। जान से मारने की नियत से हमला किया है। अभी जैसे अस्पताल से मुझे सूचना मिली तो तत्काल पुलिस बल लेकर के हम यहाँ आए हैं। मौके पर ही देहाती नाल से लेख की है जिसमें जान से मारने की नियत से किया गया हमला और अश्लील गाली आदि धाराओं में जो है मुकदमा पंजीबद्ध किया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। नहीं चाबी ले गए, पूरा भीग गए खूने खून से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है। किसानों को कुछ न कुछ भरपाई हो गई। मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको लिए चलते हैं भोपाल, जहां पर प्रांतीय युवा चिंतन शिविर में जो है सीएम ने यहां शिरकत की है। डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे हैं और आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। प्रांतीय युवा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जहां पर मंच पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। डॉक्टर प्रणव पांडे जी, आपका बहुत अभिनंदन। प्रणव पांड्या जी, हमने वीडियो को तो नहीं देखा, लेकिन आपके मुखारविंद से जो आज वाणी सुनी और जिस प्रकार से मैंने दूसरे तीसरे कार्यक्रम में आपके साथ मंच साझा किया, वो पुराना गाना था जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा ये सार्थक होकर दिखाई दे रहा है। हम सबके लिए मंच पर ही मौजूद भारत सरकार मंत्री और गायत्री परिवार के अनन्य साधक डीडी उइके जी, आपका भी अभिनंदन। इस मंच पर विराजमान पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष माननीय रामकृष्ण कुसुमरिया जी, माननीय जगदीश कुलमी जी, माननीय केदार प्रसाद दुबे जी, माननीय राजेश पटेल जी, माननीय विवेक जी, इस अवसर पर पूरे प्रदेश से, अलग अलग क्षेत्रों से और देश से आए स्वनाम धन्य सभी युवा मित्रों, साथियों और मेरे मार्गदर्शक बंधुओं, आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्रांति युवा चिंतन और उसमें विस्तार से आज भोपाल झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी, कई कारणों से इस नगर की और हमारे अपने प्रदेश की विशेषताएं जुड़ी हुई है और सच में ये देश का दिल भी है। और देश का दिल, हार्ट अगर मजबूत होता तो शरीर अपने आप मजबूत होता है। ये हमारे लिए इसको बोलने के नहीं, ये हम अपने आप समझने वाली इस दुनिया के लोग हैं। आज परमात्मा की दया से जो हृदय की भूमिका है, कमोवेश मध्यप्रदेश की भी वही भूमिका है। हृदय की भूमिका शरीर को लेकर के, शरीर के रक्त को शुद्ध करने की होती है। जो गंदा रक्त आता है उसको ऑक्सीजन के प्रवाह से शुद्ध रक्त करके आयु बढ़ाते हैं। गायत्री परिवार भी इस हृदय के साथ जुड़ करके, मैं अपने देश के परिप्रेक्ष्य में आप सबको भी उसी भावना से देखता हूं, आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता। संस्कृति की अशुद्धियों को शुद्ध करते हुए गायत्री परिवार ने जो धारा दी और परम पूज्य गुरुदेव के जमाने से कोई आपने उदाहरण बिरला जी का दिया और भी कई सारे उदाहरण हैं। ये सच में हमारी संस्कृति के लिए 20वीं शताब्दी वरदान रही। इस 20वीं सदी में ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने आजादी के उस दौर में भी, आजादी तो आज नहीं तो कल मिलने वाली है, लेकिन आजादी के बाद लंबे समय तक देश को आजाद अगर रखना है तो देश की दिशा कौन सी होगी, देश के युवाओं की दृष्टि क्या होगी, देश के युवाओं के लिए संस्कृति के मान बिंदुओं की तरफ कौन कौन ले जाएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी शताब्दी वर्ष चल रहा है। डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी उसी धारा से आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौर से हम निकलते हैं तो हमको पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी दिखाई देते हैं, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के माध्यम से राजनीतिक यात्रा भी थी उनकी, लेकिन राजनीति भी किस दिशा में जाना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक की दृष्टि भी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि भी थी, जो 1923 में आईसीएस एग्जाम पास करते हैं। क्योंकि जब युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवाओं को जोड़ करके उस दौर के युवाओं के साथ
गुरुजी ने भी युवावस्था में स्वप्न देखा होगा और इस धारा को चलने के लिए एक संकल्प मन में लिया। और आज आजादी के बाद के इस दौर को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से हमारी संस्कृति की चुनौतियां भी मिल रही है और चुनौतियों के बीच में ये जो अखंड ज्योति जल रही है, इसकी मिसाल हमने कोविड के समय भी देखी है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से। ये केवल जियो और जीते दो का भाव बोलने का वाक्य नहीं हो सकता है, इसको चरितार्थ करके विश्व के सामने भारत ने दिखाया। और नमस्कार का क्या आनंद होता है, ये भी दुनिया ने महसूस किया है कि हमारी अपनी आंखों के सामने हो। ऐसी कई सारी चीजें मैं बता सकता हूं, बोल सकता हूं, आपके बीच में व्यक्त कर सकता हूं, लेकिन आप 3 दिन के चिंतन शिविर में इन सारी बातों का निश्चित रूप से उस धारा पे चलते हुए भी हमारी सरकार ने भी ऐसे कई विषयों को हाथ में लिया है, जिसके भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं जब शिक्षा मंत्री गुरु जी, तो उस समय नई शिक्षा नीति जब लागू हुई, नई शिक्षा नीति तो नहीं बोलना चाहिए, शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2 बार शिक्षा नीति आजादी के बाद हमारे देश में आई, एक बार 68 में, एक बार 86 में, लेकिन दोनों बार के कलेवर में केवल ऊपर के अंकों का अंतर पड़ा, अंदर का कोई मटेरियल उसका बदला नहीं गया था। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब शिक्षा नीति आई, तो शिक्षा नीति में वो हर चीज समाहित करने का प्रयास किया, जिससे हमारी सांस्कृतिक विरासत पे हम गर्व कर सके, हमको एहसास हो कि हाँ, हम सनातन संस्कृति के संवाहक। वो सारे उदाहरण, जिन उदाहरणों को पहले चिमटे से पकड़ने में डर लगता था, उसको बिंदास रूप से हमने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया। कैसे कोई भूल सकता है कि अगर मित्रता का उदाहरण देना है तो भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती क्यों नहीं बताना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण की बात करते हैं, तथाकथित लोग हमको पता नहीं क्या क्या कहते थे। अब ये आज बदल गया दौर, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और ऐसे उनके सभी अनुयायियों के ऐसे सारे प्रसंगों को हमको कोई परेशानी नहीं शिक्षा नीति में रखने से, जिनसे भविष्य में हमारी युवा पीढ़ी उनसे उदाहरण से सीख करके अपने जीवन में धारण करे। और मैं ये मान के चलता हूं, शिक्षा नीति सरकारी स्तर पे तो 20 में है, लेकिन गुरुजी ने तो ये अपनी अखंड ज्योति के माध्यम से, गायत्री परिवार के माध्यम से, ये जो अंदर की गांठ खोलने का प्रयास जो किया है, वो वाकई अद्भुत है। ये वास्तव में अद्भुत है। विवाह के भंवर पढ़ते हुए मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन मंत्र का अर्थ न तो सुनने वाले को, न बोलने वाले को, न जिनकी शादी हो रही उनको बड़ा आश्चर्य लगता। शादी तो हमारी भी गुरुजी बड़ा दुर्भाग्य कि आज तक याद नहीं कि बोला क्या था, में क्या हुआ। लेकिन ये जो छोटे छोटे प्रयोग हुए कि भाई अगर विवाह कर रहे हैं तो केवल सावधान बोलने से बात नहीं चलेगी, सावधान काय से और किससे सावधानी से काम चलाना, उसका मंत्र क्या है, अर्थ क्या है, ये आपके माध्यम से गायत्री परिवार में जो काम किया वाकई अद्भुत है। इसी की तो आवश्यकता है जिस पे हम बात कर रहे हैं। और आनंद तो तब आ रहा है कि कई वाक्य बोलने के लिए होते, सामाजिक विषमता के खिलाफ संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जातिगत विभिन्नता को मानना नहीं चाहिए, इस पे बोलने के लिए बोलते। और दोहरा चरित्र कैसा हो जाता है, ये बोलते हुए व्यक्तिगत विषय आएगा तो हम कौन सी जाति के इस अहंकार में मरे जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं आते। जब उससे आप बाहर नहीं आओगे तो बाकी बात क्या बनेगी। और ये बिना बोले उदाहरण बन जाता। दुर्गादास उनके लिए हमारे बीच में कितने अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, हमारे अपने वनांचल के पंडित को पीछे छोड़ते। ये करके दिखाने का मार्ग है, ये है गायत्री परिवार की धारा। मुझे इस बात का आनंद है। ये है परिणाम, बीज से परिणाम, परिणाम से फल, और फल से फिर बीज की अगली धारा। ये डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया में भी दिखाई देती है। हमारी अपनी धारा उनकी क्या हो सकती। राजनीतिक आदमी है तो क्या होगा, लेकिन राजनीतिक आदमी की दृष्टिकोण भी तो वही होना चाहिए जो हम अपनी धारा से लेते हैं। अपने बीच में से जैसे आकाश अनंत है, आकाश को महसूस करने के लिए, बांधने के लिए, टुकड़े करने के लिए असंभव दिखता है, लेकिन गायत्री परिवार जानता है। तो गायत्री परिवार में जैसे हमारे अंदर जल को हम कैसे टुकड़ा कर सकते हैं,
लेकिन जलती धारा में से जल का गगरा भर के हमारे पास रख लें तो जल की धारा गंगा भी हो या सिंधु भी हो या सरस्वती या क्षिप्रा, हमारे जल का उस घड़े में आगे कि नहीं आगे। गायत्री परिवार ये उदाहरण ला करके दिखाता है, इससे वास्तव में आनंद आता है और हमारी संस्कृति पे गर्व करने का मौका मिलता। मैं भी 2-3 छोटे छोटे से उदाहरण देकर बात समाप्त करूंगा। हमारी सरकार ने भी ये जो समय की गणना होना था, ये समय की गणना की वर्तमान की जो स्थिति है, इसको हमारी वैदिक काल की गणना की क्या स्थिति है, वैदिक घड़ी क्या होती है, उस युवाओं के दृष्टि से मैं बताना चाहूंगा। तो काल गणना का शुद्ध केंद्र भौगोलिक दृष्टि से आजकल तो जीपीएस से दिखता भी है कि पृथ्वी 23.26 अंश से झुकी हुई है, और आज जीपीएस देखोगे तो वो मिल जाएगा उज्जैन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।